हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। तो देखो, पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि हमारा ए एन जो कि कोई कांस्टेंट टर्म होगी एक्स एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, और इस तरीके से ये जो मेरी फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। इसको सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारी टर्म क्या होती है। तो टर्म के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ये रखे हैं, 3x एंड 5x स्क्वायर। जहाँ पर जो मेरी कांस्टेंट टर्म होती है, जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं नंबर पार्ट। इसे बोलेंगे नंबर पार्ट, जिसे हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और इसके पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी हो सकता है, एक्स या वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इनके ऊपर जो भी पावर होती है, पावर 1 2 3 4 5, कोई भी होल नंबर, उन्हें कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी एक टर्म है। इसको सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक तरीके की चेन होती है टर्म की, यानी कि अलग अलग टर्म को एक साथ रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 6x प्लस 4y माइनस में 2। तो जो हमारा x है ये भी एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है 1। ये भी क्या हमारा एक वेरिएबल जिसकी पावर कितनी है 1, जिसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है उसे कहेंगे उसकी पावर 1 होगी। अब यहाँ पर 2 है, 2 के अंदर तो हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं, जिसके साथ में कुछ भी नहीं है। तो मान लो अगर x है, मैंने इसकी पावर 0 मान ली, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 2 1 जा 2। तो ये भी हमारी एक तरीके से क्या टर्म है। अलग अलग टर्म को एक साथ प्लस या माइनस के साथ रिप्रेजेंट करना ही पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसकी कुछ कंडीशन है जो इसको फुलफिल होनी ज़रूरी है। जो हमारा कोफिशिएंट टर्म है, यानी कि नंबर पार्ट जो है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, सारे फ्रैक्शन नंबर आते हैं, सारे डेसिमल नंबर आते हैं, सिवाय छोड़कर किसको, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आता हो या अंडर रूट में नेगेटिव आता हो, उनको छोड़कर कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। दूसरा, जो वेरिएबल है मेरा, ये वाली जो टर्म होती है, ये a से लेके z तक कुछ भी हो सकती है। फिर आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमेशा पॉलिनोमियल होने के लिए एक होल नंबर होना चाहिए, जो कि 0 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर मेरी पावर इस एक्सप्रेशन की 1/2 या फिर मेरी अंडर रूट में 3/2 कुछ इस तरीके से होती है, होल नंबर ना हो के कुछ और हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक, अब हम जो हमारी टर्म है, इस टर्म को हम कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। पहली हमारी कैटेगरी आती है मोनोमियल। ठीक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल उसे कहते हैं जो सिंगल टर्म होती है, अकेला कोई एक टर्म, उसे कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से रिप्रेजेंट कर रखा है। सिंगल टर्म हो बोलेंगे मोनोमियल, जैसे कि 5 3x 5y। बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती है, यानी कि 2x प्लस 3 देखो 2 है, 5y प्लस में 6 में 2 टर्म है, या फिर 6x स्क्वायर प्लस में 2 जिसमें 2 टर्म होंगी, उसे कहेंगे बाइनोमियल। फिर आती है हमारी ट्राइनोमियल, जिसमें हमारी 3 टर्म होती हैं, 1 2 3। 3 अलग अलग टर्म को लिखा जाता है प्लस या माइनस के साथ में, तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। जिसमें 3 से ज़्यादा हो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल, जैसे कि 1 2 3 4। 3 से ज़्यादा होंगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसकी जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होंगी उसे हम कहेंगे डिग्री। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया एक 5x स्क्वायर प्लस में 6, तो इसकी पावर कितनी है 2, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, मैं x मान लूँगा, x की पावर 0। तो x की पावर 2 और x की पावर 0 दोनों में से हाईएस्ट कौन है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लेंगे 0। तो 3 2 1 0 में से हाईएस्ट कौन है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसी तरीके से इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन है 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4 यहाँ पे। इसके बाद डिग्री को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। अगर जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहेंगे हम लीनियर। जिसकी पावर 2 हो,
उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, यानी कि एक्स की स्क्वायर हो, यानी कि स्क्वायर एक हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे कहेंगे हम क्यूबिक। ठीक, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई होनी ज़रूरी है, जो भी इनके ऊपर पावर होगी ये एक तरीके का होल नंबर होना ज़रूरी है। अगर होल नंबर नहीं होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके ज़ीरोज़ के बारे में। ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इन एक्सप्रेशन को ज़ीरो बना दे, इन एक्सप्रेशन को क्या बना दे? ज़ीरो। जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि मेरे को उसको सॉल्व करने पे आंसर क्या मिले? ज़ीरो मिले। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ लगा देता हूँ माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/2 हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे माइनस का 3, 3 में से 3 क्या कितना है? 0। तो ज़ीरोज़ का मतलब है कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करने पर इस फंक्शन को ज़ीरोज़ बना देती हो। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो, तो उसको ज़ीरो बना देती हो। ठीक, जो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है वो डिपेंड करता है कि उनकी पावर कितनी है। ज़्यादातर मोस्टली केस में यही होता है, इनकी पावर जितनी जो होती है उस हिसाब से इनके ज़ीरोज़ होते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट द सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है तो इसके ज़ीरोज़ 1 होगा, डिग्री 2 है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ बता रहा हूँ, मैक्सिमम इसके पावर 2 है ना, तो इसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पावर 3 है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ इसके 3 हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है इसके ज़ीरोज़ 1, 2, 3, ये मैक्सिमम है। ठीक, अब हम इनके देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी किस तरीके से होती है। तो बात करें अगर लीनियर इक्वेशन की, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, उसकी टेबल बनाई और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी, ax प्लस बी, जहाँ पर हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी उसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, चाहे इसमें ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, चाहे वाई को करे, चाहे पैरेलल टू एक्सिस हो, चाहे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट, देखो मैंने इक्वेशन जो ली है वो एक्स की टर्म में ली है, तो जहाँ पर ये मेरी जो लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी वही मेरा क्या होगा? ज़ीरोज़। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रही है, मेरी एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रखा है। ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होती, ax स्क्वायर यानी कि पावर जिसकी 2 हो, bx प्लस सी इस फॉर्मेशन में हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था पावर 2 होती है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 होना पॉसिबल है। 2 ज़ीरोज़ होने की कंडीशन क्या है? जैसे मैं इसको अगर कर्व बनाता हूँ ग्राफिकली, तो या तो वो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी। अगर उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है, तो पहला ज़ीरोज़ ये वाला, दूसरा ज़ीरोज़। अगर वो अपवर्ड होता है, अगर वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटे तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, पहला ज़ीरो ये वाला होगा, दूसरा ज़ीरोज़ ये वाला होगा, यहाँ ए डैश और ए। अगर उसका एक ही ज़ीरोज़ है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करेगा। ठीक है, जैसे ये टच कर रहा है इसी तरीके से यहाँ पे भी टच कर सकता है, या तो इस तरीके से टच करेगा, इस तरीके से। अगर उसका कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, बिना टच करे हुए कहीं और डायग्राम बनाएगा अपना, किसी भी तरीके से बना सकता है, बट एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि ज़ीरोज़ कितने होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन हमारी इस तरीके भी हो सकती है, ax स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या फिर ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रहे पावर क्यूब होनी ज़रूरी है, तभी वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। अब मैंने इसके 3 अलग अलग कंडीशन बनाई है। जैसे इसकी पावर 3 है तो मैक्सिमम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो जो मेरा इसका ग्राफ बनेगा ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे मेरे? 3। जैसे मैंने दूसरा यहाँ बना रखा है, ये 2 जगह पे टच करता है, तो इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। ये जो मेरा क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है ये सिर्फ एक एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो इसमें जो ज़ीरोज़ होंगे कितना होगा? 1 ही होगा। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और 3 से नीचे कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3, 2, 1, 0। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
जो हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए हेल्प करता है। अब पॉलिनोमियल के अंदर कुछ रूल अप्लाई होते हैं। देखो 1 बाय 1 करके हम इन रूल को स्टडी करते हैं। तो रूल नंबर 1, इफ़ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ ए नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसका एक ज़ीरोज़ और दूसरा ज़ीरो दोनों सेम है बट एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 0। तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज़ नेगेटिव, एक 0 नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों सेम। लेकिन तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने 8kx और 8x, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कौन है, 8k, एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे 8। मैंने जो रूल बताया उसमें ये बताया अगर इसके ज़ीरोज़ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं बट होंगे सेम तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। आपको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई के टर्म ले रखी है। मैं इस के टर्म को फाइंड करूँगा और उससे पता लगाएंगे कि ये ज़ीरोज़ होगा या नहीं होगा। तो मैंने मान लिया लेट ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसकी ज़ीरोज़ मान लिए, एक मान लिया अल्फ़ा और दूसरा मान लिया नेगेटिव अल्फ़ा। ठीक है, दो इसकी ज़ीरोज़ मान लिया, एक अल्फ़ा एक नेगेटिव अल्फ़ा, दोनों सेम है बट एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, ax², 8kx, 8x - 9, इन दोनों में x कॉमन आ रहा, मैंने कॉमन निकाला। ठीक, माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर वालों की साइन चेंज, या फिर एक काम करो इसे पॉजिटिव का रहना तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। माइनस का 8k, पॉजिटिव का 8, माइनस का 9। तो हमारा जो इक्वेशन होती है ax² bx + c, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू नेगेटिव का 8k, पॉजिटिव का 8, c की वैल्यू मेरी नेगेटिव का 9। तो हमारा जो रूल होता है वो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस का b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है c/a के। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को इस माइनस के हमारे अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, अब इन दोनों को सम करेंगे, माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, माइनस का b की वैल्यू कितनी मेरे माइनस का 8k, पॉजिटिव का 8, a की वैल्यू मेरी कितनी यहाँ पे 4, अल्फ़ा में से अल्फ़ा क्या कितना है 0, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 8k, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का 8k, 4 0 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, 8k माइनस का 8, माइनस का 8 इधर किसको आ जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई में 8 है डिवाइड में आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, सॉरी के की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 1। आने के बाद इस 1 को पुट करते हैं वापस इस इक्वेशन में, 4x², 8 के की जगह 1x + 8x - 9, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, पॉजिटिव 8x माइनस का 9, देखो नीचे इससे कैंसिल हो गया, 4x² यानी कि -8x में से 8x जाएगा, बचेगा 0x। या तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ना भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर इसके ज़ीरोज़ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बट सेम हो तो कोफिशिएंट ऑफ x, देखो x का जो कोफिशिएंट है वो कौन होगा, 0। चाहे इसे लिखो या मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। इस रूल का मतलब ये है जो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। अगर क्वेश्चन में MCQ में क्वेश्चन आ जाता है और इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाए कि भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। रूल नंबर 2 बोला ये गया है, इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल px आर रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ठीक, इसका कहने का क्या मतलब है, कोई मेरी इक्वेशन है जैसे कि t² - t - 4, अगर इसके जो ज़ीरोज़ हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो उसका कोफिशिएंट ऑफ x² होगा ना, जो इसकी सी टर्म होती है वो बन जाएगा। यानी कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, आपको समझाता हूँ कि मेरा अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है इस इक्वेशन के, और जो इसके दूसरे फॉर्म है क्वाड्रिक इक्वेशन वो ज़ीरोज़ ये, वो इक्वेशन बताओ हमें जिसके ज़ीरोज़ 1/α 1/β हो गया। यानी कि देखो इसका रेसिप्रोकल है, इसका क्या ये रेसिप्रोकल है, उसकी इक्वेशन बतानी। तो मेरी दूसरी इक्वेशन आएगी ना, इसके रेसिप्रोकल दूसरी इक्वेशन आएगी, उसमें x² लिख लो, चलो x ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, x यहाँ पे भी x। दूसरी इक्वेशन आई जिसके ज़ीरोज़ ये हैं, उसमें x² का जो कोफिशिएंट होगा
वो इसकी कांस्टेंट टर्म कौन है 4, वो 4 होगा। इस रूल का मतलब ये है नॉर्मल जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे दूसरी इक्वेशन निकालूंगा जिसके ये रेसिप्रोकल होंगे ज़ीरोज़, उस इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो इसकी कांस्टेंट टर्म का होगा। यानी कि यहाँ -4 है तो वहाँ 4 निकलेगा, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2 मिलेगा। मैं कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर -x -4 ax² bx + c। मैं इसके निकालता हूँ, साथ में कुछ भी नहीं, 1 मान लिया, 1 मान लिया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4 होने के बाद अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, इक्वल होगा -b/a। ज़ीरोज़ कौन है इसकी, अल्फ़ा एंड बीटा, -b कितना -1, a कितना है 1, तो अल्फ़ा + बीटा माइनस इंटू माइनस कितना आ गया प्लस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो हमारा क्या होगा c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होगा c कितना -4, a कितना मेरे यहाँ पे 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -4/1 आई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 निकल के आई। अब मैं वो इक्वेशन तैयार करूँगा जिसके ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा होगा। तो इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² लिखा मैंने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी इन दोनों का सम, 1/अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा, यहाँ पे 1 में बीटा, यहाँ पे x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीटा प्लस अल्फ़ा x, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा के साथ, x²। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला था मैंने 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला था मैंने -4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला था -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 4x², इनका बेस मैंने इक्वल कर लिया, 4x² x -1 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मेरी नॉर्मल इक्वेशन, जो मुझे गिवन इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, x² -x -4, ये इक्वेशन मुझे गिवन थी। मैंने आपको कहा था कि अगर इस वो इक्वेशन जिसके जो ज़ीरोज़ हैं दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि उसके ज़ीरोज़ थे कितने अल्फ़ा एंड बीटा, इसके ज़ीरोज़ कितने थे 1/अल्फ़ा 1/बीटा, रेसिप्रोकल थे। मैं ज़ीरोज़ निकालने पर जो x² का कॉफिशिएंट होगा वो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी, कितना था 4 था ना, देखो इसकी कांस्टेंट टर्म भी कितनी आ रही है यहाँ पे 4 आ रही है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। ये था हमारा पार्ट 1। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके कुछ और रूल पार्ट 2 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये जो मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।